डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है एक और नई लेक्चर के अंदर जिसका नाम है इवोल्यूशन यानी जैव विकास। इवोल्यूशन क्या होता है कि जीव किस प्रकार बने, उसके बाद उन जीवों से आगे नेक्स्ट जीव क्या कैसे बने, कैसे कैसे जीवों के अंदर मॉडिफिकेशन होती गई, उन सभी बातों की जो साइंस हमें बताती है उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of origin and development of organism, कि जीव किस प्रकार बने और उसके बाद आगे उन जीवों से कौन कौन से जीव बने, उसे हम कहते हैं, उस ब्रांच को, वो साइंस जो हमें बताती है उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। विज्ञान की वह शाखा जो हमें जीवों के निर्माण के बारे में बताती है उसे हम जैव विकास कहते हैं। उस साइंस की ब्रांच को हम बोलते हैं इवोल्यूशन स्टडी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि लाखों साल पहले ये धरती इतनी गर्म थी कि यहां पर जीवन ही संभव नहीं था। उसके बाद इस धरती पर क्या बना? उसके बाद इस धरती पर बना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल यानी पर्यावरण। ठीक है, धरती पर वायुमंडल बनने के बाद धरती पहले बहुत गर्म थी, पर वायुमंडल के निर्माण के पश्चात, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के निर्माण के पश्चात बादल बने। एक एक करके प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट स्टोरी हम आपको बताएंगे इवोल्यूशन की। बादल बने, फिर वर्षा हुई तथा इसके कारण सबसे पहले समुद्र के अंदर, समुद्र में जो जीव बना उसका नाम था, प्यारे विद्यार्थियों, केवल अगर देखा जाए तो जितना अगर हम बात करें साइंस की, कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, एचएसएससी है, यूपीएससी है, आईएएस है, सभी के अंदर जो साइंस आती है वो एनसीईआरटी की आती है। तो कंप्लीट एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ही आपको यहां चैनल के ऊपर मिलेगी, यानी कि इस ऐप के अंदर मिलेगी। तो पहले समुद्र में जो जीव बना उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल के नाम से जानते हैं। नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कई लोग ये बोलते हैं कि इस धरती पे जो लाइफ है वो किसी चमत्कार का परिणाम थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उस चीज के तह तक जाना तो ये पाया कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया थी। लाखों साल पहले हुआ क्या कि कुछ गैसें वायुमंडल में मौजूद थी, जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वगैरह वगैरह, मीथेन है। तो उस समय हो सकता है कि जब बारिश आई, बादल बने, समुद्र बने, तो उस समय बिजली के कड़कने से इन गैसों से कोशिका का निर्माण हो गया होगा,
क्योंकि एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जब इन गैसों के ऊपर 11,000 वोल्ट की बिजली गिरती है तो ये गैसें आपस में जुड़ करके एक कोशिका रूपी संरचना का निर्माण कर लेती हैं। जब इस बात पे किसी को यकीन नहीं हुआ तो दो साइंटिस्ट यहां पर आए जिनका नाम था मिलर और यूरे। मिलर और यूरे, ये दो वैज्ञानिक आए, ये दो महाशय आए और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला कि हम वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जैसी यहां पर लाखों साल पहले हम मान के चलते हैं कि रही होगी। तो उन्होंने क्या किया, ये गैसों को हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इन्होंने जल, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैस पर कितने हजार वोल्ट का करंट डाला, 11,000 वोल्ट का। उतना ही करंट जितना बिजली के गिरने से होता है। हाइड्रोजन पर 11,000 वोल्ट का करंट डाला तो इन गैसों के मिश्रण से कोशिका नुमा संरचना पैदा हुई। कोशिका नुमा यानी कोशिका जैसी ही संरचना उत्पन्न हुई। तो इससे इन्होंने अनुमान लगा लिया कि हो न हो उस समय ऐसी ही परिस्थितियां रही होंगी जिस कारण से जीवों की उत्पत्ति हुई। तो मिलर और उरे ने यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता दिया कि जीव यानी कि पहली कोशिका आखिरकार बनी तो बनी कैसे। देखिए, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उसके अपने मायने होते हैं। वो तब तक उस बात की पुष्टि नहीं करते जब तक उसको करके नहीं देख लेते। तो मिलर और उरे ने जब इन गैसों को एक ट्यूब के अंदर बंद करके 11,000 वोल्ट का करंट डाला तो एक कोशिका का निर्माण हुआ। तो इससे यह साबित हो गया कि उस समय भी कोशिका का निर्माण कुछ ऐसी ही परिस्थितियां रही होंगी जिससे हुआ होगा। उसके बाद क्या होता है, इवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि पर्यावरण में लगातार कोशिकाओं में बदलाव आता रहता है और थोड़े थोड़े बदलाव होते होते लाखों पीढ़ियों के बाद बदलाव थोड़ा थोड़ा करके भी इतना हो जाता है कि जो नई पीढ़ी बन जाती है लाखों बदलाव के बाद में वो पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन यानी जैव विकास। और इसी प्रक्रिया से नए जीव बनते चले गए। आज हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको देंगे जो ये साबित कर देंगे किस प्रकार से नए जीव उत्पन्न हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। हम बात करते हैं समजात अंग की। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, सबूत जो ये बताते हैं कि जीव जो है वो एक दूसरे से बने हैं। ठीक है, सभी जीव एक दूसरे से बने हैं। एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकास के सबूत। पहला सबूत हमें मिला वो था होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? अगर देखा जाए ये मनुष्य है, मनुष्य का हाथ है प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा हाथ है। ये हड्डी में अगर बात करूं, इस हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस बोलते हैं। नीचे की जो दो हड्डियां हैं इन्हें बोलते हैं रेडियस और अल्ना। और नीचे जो आपको दिख रहा है इन्हें बोलते हैं फेलेंजिस। तो अगर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो ये तीनों हड्डियां अगर मनुष्य की देखें, मनुष्य के आगे के हाथ की वो भी वैसी, चीते के हाथ की वो भी ऐसी, क्योंकि चीते में आगे के हाथों को पैर कहते हैं। मछली के जो फिन होते हैं, फिन जिनसे वो तैरती है, उनकी भी वैसी। चमगादड़ की देखें तो वो भी हड्डियां वही, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और फेलेंजिस। वेल में भी वही।
तो इससे साबित क्या हुआ कि हो न हो हमारा आपस में एक दूसरे से इतना क्लोज रिलेशन है, हम आपस में एक दूसरे से ही बने हैं। ये साबित किया समजात अंग ने। समजात अंग क्या है? वे अंग जिनकी संरचना तो एक समान होती है, जिनकी संरचना तो एक समान होती है पर कार्य अलग अलग होते हैं। ये पेपर में आया है कि समजात अंग किसे कहते हैं, तो ये याद रखना आपने, जिनकी संरचना तो एक समान होती है पर कार्य अलग अलग होते हैं। पर कार्य अलग अलग होते हैं। कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखा जाए उदाहरण में आपसे पूछा जा सकता है कि समजात अंग के उदाहरण दें, तो जैसे आप लिखोगे मनुष्य, ठीक है, घोड़ा, चीता, ठीक है, मेंढक इत्यादि के, मेंढक भी इसी में आ जाएगा, इत्यादि, और ये सारे एग्जाम्पल, वेल मछली है, चमगादड़ है, इनके अग्रपाद यानी आगे के पैर, अग्रपाद आगे के पैर बिल्कुल संरचना एक समान पर कार्य अलग अलग, ये साबित करते हैं कि ये हो न हो ये जीव एक दूसरे से बने हैं, पर इन्होंने अपने आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव कर लिया, जिसके कारण कोई जीव उस हाथ का प्रयोग पकड़ने में करता है तो कोई चलने में, कोई तैरने में तो कोई उड़ने में, यानी कि उन्होंने अपने कार्य में बदलाव कर लिया, पर इनकी संरचना आज भी एक समान है। इससे यह साबित होता है कि हो न हो इन जीवों का आपस में पूर्व में कोई न कोई कनेक्शन जरूर रहा है। सबूत नंबर 2, एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स, समरूप अंग, या इसको समवृत्ति अंग भी बोलते हैं, समरूप अंग या समवृत्ति अंग। अब ये क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर देखिए, ये पक्षी का पंख है और ये कीट का पंख। कीट के पंख में हड्डियां भी नहीं होती, पक्षी के पंख में कंप्लीटली हमारी तरह हड्डियां होती हैं, केवल हमारी तरह उनके हाथ पंखों में बदल गए हैं, बस इतना फर्क है। हड्डियां वही हैं, हाथ पंखों में बदल गए हैं, बस। मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स इनटू विंग्स, इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन, बदलाव हमारे फोर लिम्स यानी हमारे हाथों का इनटू विंग्स, इनके पंखों में बदल गए हैं। तो अगर देखा जाए तो पक्षी के पंख और कीट के पंखों में दिन रात का अंतर है, पर काम दोनों के क्या है? उड़ना। तो इन्हें कहते हैं एनालोगस ऑर्गन, कि वे अंग जिनकी संरचना तो अलग अलग होती है, संरचना तो अलग अलग होती है पर कार्य एक समान होते हैं। संरचना तो अलग अलग होती है पर कार्य एक समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं या समवृत्ति अंग कहते हैं या एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख, दोनों की संरचना में दिन रात का अंतर है पर कार्य दोनों के एक ही है, उड़ना। अब लेके चलते हैं आपको सबूत नंबर 3 पर। सबूत नंबर 3, ये देख लीजिए, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी भ्रूण के सबूत। किसके सबूत हैं ये? भ्रूण के सबूत। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, भ्रूण के सबूत। भ्रूण के सबूत। तो अगर यहां पर मैं आपको 5-6 जीव दिखाता हूं, ये फिश यानी मछली का भ्रूण है। भ्रूण यानी जब
बच्चा अपनी मां की कोख में होता है उसे हम भ्रूण कहते हैं। ये मछली का भ्रूण है, ये सैलमेंडर का भ्रूण है, ये टोर्टोइज का भ्रूण है, ये चिकन यानी मुर्गे का भ्रूण है, ये मनुष्य का भ्रूण है। और देख करके बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या इनमें कोई अंतर नजर आता है? आप में से सारे कहेंगे नो सर, ये तो सभी एक जैसे हैं। यहां तक कि मनुष्य के भ्रूण के अंदर भी फेफड़ों की जगह गलफड़े नजर आ रहे हैं। यहां देखिए और जानिए कि गलफड़े, मनुष्य के भ्रूण में भी गलफड़े। तो अगर देखा जाए शुरुआती अवस्था के अंदर सभी जीवों के भ्रूण एक जैसे होते हैं। मिड स्टेज यानी बीच की अवस्था में मछली और सैलमेंडर में पूंछ निकल आती है, टोर्टोइज में भी पूंछ होती है, मुर्गे में भी, और यहां तक कि मनुष्य के भ्रूण में भी पूंछ होती है। लेकिन जब कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं तो इन्हीं दो जीवों के अंदर पूंछ रहती है। टोर्टोइज में भी रहती है छोटी सी पूंछ, चिकन के अंदर और मनुष्य के अंदर ये पूंछ गायब हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका मतलब क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें यह पता लगता है कि जब हमारे भ्रूण एक जैसे हैं तो हो ना हो पहले हम भी एक दूसरे जीवों से बने हैं, लेकिन बाद के अंदर धीरे धीरे हमारे में बदलाव आता गया। तो धीरे धीरे एक जीव दूसरे में, दूसरा जीव तीसरे में, तीसरा जीव चौथे में बदलता चला गया और इसी प्रकार से नए जीवों की उत्पत्ति होती रही। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ठीक है, तो हुआ क्या, धीरे धीरे बदलाव आते गए जिससे नए जीव उत्पन्न होते चले गए। थोड़ा थोड़ा बदलाव भी लाखों पीढ़ियों के बाद इतना बड़ा बदलाव बन जाता है कि नया जीव बन जाता है। ऐसा भी एक महाशय ने कहा था जिनका नाम था डार्विन, और उनका भी जिक्र हम करेंगे, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, भ्रूणों, सभी जीवों के भ्रूण शुरुआती अवस्था में एक जैसे लगते हैं। सभी जीवों के भ्रूण शुरुआती अवस्था में एक जैसे लगते हैं। जिससे यह साबित होता है कि पूर्व में इन जीवों का कोई न कोई संबंध जरूर रहा होगा। पूर्व में इन जीवों का कोई न कोई संबंध जरूर रहा होगा। पूर्व में इन जीवों का कोई न कोई संबंध जरूर रहा होगा, यह साबित हो जाता है जब हम अध्ययन करते हैं भ्रूणों का। सबूत नंबर लेके चलते हैं आपको। यह सबूत नंबर कितना था? ये 2 था, तो ये था सबूत नंबर 3। अब हम लेके चलते हैं सबूत नंबर 4 पर, ठीक है। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक यानी आज भी इस धरती पे कुछ जीव हैं जिसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के जीवों के गुण एक ही जीव में पाए जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि अगर एक जीव से दूसरा जीव बना तो उनके बीच की कड़ी ये जीव होंगे। कनेक्टिंग लिंक क्या मतलब क्या है? ये 2 जीवों के बीच की कड़ी के जीव हैं। ये 2 जीवों के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी, बीच की कड़ी मतलब कि जब, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि हम जो है सरीसृपों से बने हैं। सरीसृप से क्या बने हैं? स्तनधारी जीव बने हैं। तो उनके बीच की कड़ी स्तनधारी जीव, सरीसृप से स्तनधारी जीव, अगर हम ये मान के चलें कि सरीसृप से स्तनधारी जीव बने हैं तो उनके बीच की कड़ी कौन है? उनके बीच की कड़ी है, उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये जीव जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों, आज भी ये जीव पाया जाएगा और इसका नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस ये वो जीव है जो इनके
स्तनधारी जीव और सरीसृपों के बीच की कड़ी है। कैसे? देखिए, इसके अंदर चोंच पाई जाती है जो डक जैसी दिखती है, जिससे लगता है कि शायद ये पक्षी है। उसके बाद अगर देखें तो इसमें फीमेल अंडे देती है, लेकिन स्नेक की तरह अंडे देती है, पर अपने बच्चों को स्तनधारियों की तरह दूध पिलाती है। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये जीव जब सरीसृपों से स्तनधारी जीव बने होंगे तो ये उनके बीच की कड़ी ये जीव रहा होगा। ये वे मान के चलते हैं। सरीसृपों जैसी पूंछ होती है प्यारे विद्यार्थियों इसमें, ठीक है। यह जीव सरीसृपों की तरह अंडे देता है। सरीसृप क्या होते हैं? जो रेंग के चलते हैं। सरीसृपों की तरह अंडे देता है और स्तनधारी जीवों की तरह बच्चों को दूध पिलाता है, तथा स्तनधारी जीवों की तरह, स्तनधारी जैसे मनुष्य है, स्तनधारी जीवों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो ये वो जीव है जो दो अलग अलग जीवों के बीच की कड़ी है, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। आज भी ये जीव मौजूद है। सबूत नंबर 5, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी जो जीव मर चुके हैं उनके सबूत, इसको बोलते हैं मिसिंग लिंक, ठीक है। कुछ जीवों के जीवाश्म से यह पता चला है, जीवाश्म, पैलेंटोलॉजिकल क्या होते हैं? जीवाश्मीय अध्ययन। कुछ जीवों के जीवाश्म क्या होते हैं? जिनकी हड्डियां मिली हमें, जीवाश्मों से यह पता चला है कि जीव एक दूसरे से बने हैं। जैसे एक ये जीवाश्म हमें मिला है, जैसे हमें आर्कियोटेरिक्स का जीवाश्म मिला है। ये जो जीव है प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम है आर्कियोटेरिक्स। हमें इसका जीवाश्म मिला है, आर्कियोटेरिक्स का जीवाश्म मिला है, जो पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी है, जो सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी है। अब कैसे है सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी? तो आप देखिए, आर्कियोटेरिक्स, ये भी कई बार आया है कि कौन से जीव का जीवाश्म मिला है जिससे यह पता लगता है कि पक्षी सरीसृपों से बने होंगे। ये जीव का जीवाश्म मिला है, चोंच पक्षी जैसी, पंख पक्षी जैसे, पूंछ सरीसृपों जैसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर दांत सरीसृपों जैसे, देख लीजिए पक्षी में दांत नहीं होते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं दांत सरीसृपों जैसे। ठीक है। पूंछ पक्षी जैसी, चोंच पक्षी जैसी। तो कुछ गुण पक्षी जैसे, कुछ गुण सरीसृपों जैसे, जिसे साबित हो गया कि हो न हो जब सरीसृपों से पक्षी बन रहे होंगे तो उनके बीच की कड़ी यह जंतु रहा होगा, जिसका नाम है आर्कियोटेरिक्स। क्या नाम है इसका? आर्कियोटेरिक्स। और ऐसे जीवों को हम बोलते हैं मिसिंग लिंक, यानी ये खत्म हो गए हैं, लेकिन आज भी ये सबूत दे रहे हैं कि जीव एक दूसरे से ही बने हैं। सबूत नंबर नेक्स्ट। अब जीवाश्म का अध्ययन, देखिए, जब हम जीवाश्म अध्ययन करते हैं तो एक टेक्निक होती है कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा
ये पता लगा लिया जाता है कि वो जीव कितने साल पहले इस धरती पर रहा होगा। जीवों की पूर्व की आयु का पता लगा लिया जाता है। जीवों की पूर्व की आयु का पता लगा लिया जाता है। कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लगा लिया जाता है क्योंकि क्यों कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि जीवों की जब मृत्यु होती है तो उसमें कार्बन की मात्रा घटने लगती है। कार्बन की मात्रा घटने लगती है। अतः कितनी मात्रा घटी इससे उसकी उम्र का पता लगा लिया जाता है। कितनी मात्रा घटी इससे उस जीव की उम्र का पता लगा लिया जाता है। उम्र का पता लगा लिया जाता है। ठीक है। सबूत नंबर, अब हम आ गए हैं, ये जीवाश्म ईंधन था, ये सबूत नंबर 5 था। सबूत नंबर 6 जो जीवाश्म ईंधन था। सबूत नंबर 7 वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी अवशेषी अंग। कुछ हमारे अंदर ऐसे अंग हैं जो हमारे शरीर में मौजूद तो हैं पर काम नहीं कर रहे। इसका मतलब पूर्व में तो करते थे ना। जैसे वे अंग जो हमारे शरीर में मौजूद तो हैं पर कोई कार्य नहीं करते। पर कोई कार्य नहीं करते। ठीक है। जैसे अपेंडिक्स, वर्मीफोरम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बड़ी आंत में होता है और कोई काम नहीं है इसका। जब कोई दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर को ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को बाहर निकालना पड़ता है। आम कॉमन लैंग्वेज में लोग इसको पेंडिस बोल देते हैं, पेंडिस, लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा नाम जो है वो है वर्मीफोरम अपेंडिक्स। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा जो है निकटेटिंग मेम्ब्रेन। आंख के अंदर ये जो पाई जाती है झिल्ली, क्रीमी रूप परिशेषिका। मैं आपको दिखा देता हूं, क्रीमी रूप नहीं इसका नाम है, ये देखिए, ये आपकी आंख है। आंख के अंदर यहां पर एक बिंदी सी पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों, ये है निकटेटिंग मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को बोलते हैं, ये छोटी सी। अब इसका कोई काम नहीं क्योंकि अभी पलकें आ गई, पलकों से आंखें बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं। कबूतर के अंदर ये पूरा शटर सा खुलता है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से कबूतर में। हमारे में इसका कोई काम नहीं, ये बिंदी सी प्रेजेंट है। कबूतर के अंदर ऐसे खुलती है और बंद होती है। ठीक है। इसको बोलते हैं निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये आंख में होती है। इसी प्रकार से कान का जो हिलना है, अब बहुत कम लोग हैं, लाखों में से कोई भी 1-2 हैं जो कान को हिला पाते हैं। तो ये अंग ऐसे हैं जो आज मौजूद तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, पर दूसरे जीवों में अब भी काम कर रहे हैं। ये वर्मीफोरम अपेंडिक्स आज भी गाय भैंस के अंदर सेलुलोज को पचाने का काम करती है। निकटेटिंग मेम्ब्रेन आज भी कबूतर के अंदर खुलती है और बंद होती है क्योंकि उसमें पलकें नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ चीजें हैं जिनके द्वारा यह साबित हो चुका है कि हो न हो हमारा उन जीवों के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर ही रहा होगा।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की, चार्ल्स डार्विन। ये प्यारे विद्यार्थियों जैव विकास के पिता हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कि नई प्रजाति कैसे बनती है। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी नई प्रजाति का बनना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नई प्रजाति का बनना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है कि जीव प्रत्येक पीढ़ी में, कि जीव लैंगिक जनन द्वारा, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, माता और पिता दोनों के गुण जाते हैं तो विभिन्नता आती है। लैंगिक जनन द्वारा प्रत्येक की जीव लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं का ही परिणाम है। विभिन्नताओं का ही परिणाम है कि जो भी जीव बना वो थोड़े थोड़े जो विभिन्नता यानी वेरिएशन आती गई प्रत्येक पीढ़ी में, तो धीरे धीरे वो विभिन्नताएं इतनी मतलब थोड़ी थोड़ी करके इतनी ज्यादा हो गई कि उससे एक नई प्रजाति का निर्माण हो गया और इसी प्रकार जो है नई प्रजातियां बनी होंगी। ऐसा चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर लिखा है। ठीक है। एक और साइंटिस्ट भी थे प्यारे विद्यार्थियों, जिनका नाम था लैमार्क। इन्होंने भी कहा था कि इन्होंने 2-3 सिद्धांत दिए थे लैमार्क ने। लैमार्क ने कहा, एक सिद्धांत दिया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जिस ऑर्गन का हम यूज करेंगे वो अगली पीढ़ी में जाएगा और जिसका नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएगा। इसके अनुसार लैमार्क का सिद्धांत लिख देता हूं मैं, लैमार्क का सिद्धांत। क्या कहा था इसने कि जिस अंग का हम इस्तेमाल करते हैं वही अगली पीढ़ी में जाता है, वही अगली पीढ़ी में कार्य करता है, अगली पीढ़ी में कार्य करता है। इन्होंने क्या कहा कि हमारे में अपेंडिक्स इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि अपेंडिक्स का काम होता है कच्चे चारे को पचाना। हमने कच्चा चारा खाना ही बंद कर दिया तो अपेंडिक्स काम कैसे करेगी। ठीक है ना। जैसे मनुष्य ने जब आग की खोज की तभी से कच्ची चीजें खानी बंद कर दी। इसलिए अपेंडिक्स ने भी काम करना बंद कर दिया। इसलिए अपेंडिक्स ने भी काम करना बंद कर दिया। ये इसने कहा लैमार्क ने कि जिस अंग का हम प्रयोग करेंगे इसने एक और एग्जाम्पल दिया, उदाहरण नंबर 2। ठीक है। नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, जिराफ की गर्दन। उदाहरण बी, जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हो गई इसलिए लंबी हो गई क्योंकि उसने कई पीढ़ियों तक ऊंची गर्दन कर ऊंचे वृक्षों के पत्ते खाए, ऊंचे वृक्षों के पत्ते खाए, वृक्षों के पत्ते खाए।
इसीलिए बोल रहा है कि गर्दन लंबी हो गई। तो उसने एक सिद्धांत दिया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जिस अंग का हम प्रयोग करेंगे वो अगली पीढ़ी में जाएगा और नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा? लैमार्क ने। लेकिन इसके सिद्धांत को भी एक साइंटिस्ट ने काट दिया, वाइजमैन ने, वाइजमैन नाम था, वाइजमैन ने लैमार्क के सिद्धांत को नकार दिया। नकार दिया। क्यों नकारा? इसके पीछे भी इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछों को काटा, चूहों की पूंछ को काटा, कई पीढ़ियों तक पूंछ को काटता रहा, ये पूंछ को काटा, फिर भी बिना पूंछ वाले चूहे पैदा नहीं हुए। तो इसने कहा कि लैमार्क आप तो कह रहे थे कि जिस ऑर्गन का प्रयोग नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएगा, तो मैंने जब इतने सालों तक पूंछों को काटा है तो फिर भी बिना पूंछ वाले चूहे पैदा नहीं हुए, इसका मतलब ये सिद्धांत तो गलत है। तो उसने लैमार्क के सिद्धांत को नकार दिया। तो ये किसने नकार दिया? वाइजमैन ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऐसी स्टोरी थी इवोल्यूशन की कि किस प्रकार जो है नई प्रजातियां बनती चली गई। कंप्लीट स्टोरी जो है वो अगर हम करें तो होमो सैपियंस कैसे बना, मनुष्य के अंदर अगर हम बात करते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और धीरे 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 उसमें बदलाव आते गए, ब्रेन का साइज बढ़ता गया, क्रेनियम कैपेसिटी बढ़ती गई, जो है खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। तो वो सब बातें ज्यादा डिटेल में मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यही जान लीजिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। वैज्ञानिक नाम, ये कई बार आ जाता है, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था इवोल्यूशन के बारे में, यानी जैव विकास के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन जिससे निकल करके आ जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से एक बार इसको रिवीजन कर लेनी है। पीडीएफ नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये लेक्चर कैसा लगा आपका जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, कल को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।